बहुत ही खुशी का विषय है कि आज हमारे बीच में बहुत ही युवा केंद्रीय खेल सूचना एवं प्रसारण मंत्री माननीय अरुण जी अनुराग जी ठाकुर साहब पधारे हैं। उसके लिए आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन। और हमारे बीच में सांसद सुभाष जी बेहड़िया साहब और लक्ष्मीकांत जी भारद्वाज साहब जो भी प्रदेश के प्रवक्ता हैं, प्रशांत जी मेवड़ा साहब हमारे सबके बीच में मध्य में है। तो देखिए, भाजपा की परिवर्तन यात्रा जिसमें शामिल होने के लिए अनुराग ठाकुर भी पहुंचे थे और प्रेस वार्ता कर रहे हैं। अब से कुछ ही देर में देखिए शुरुआत। साथियों, पहले तो आप सबका आभार कि आप इतनी देर रात्रि भी मिलने के लिए आए। इससे दिखाता है कि देश का मीडिया पल पल की खबर जन जन तक पहुंचाने के लिए कितनी बड़ी भूमिका निभाता है। और जब मैं उस राज्य में हूं जो कभी अपनी सादगी, अपनी सुंदरता, अपनी सुरक्षा के लिए जाना जाता था, लेकिन पिछले 5 वर्षों में न जाने किसकी नज़र लगी, कैसी सरकार चली कि आज देश में सबसे ज़्यादा महिला अपराध की घटनाएं किसी राज्य में है तो 2 लाख मुकदमे राजस्थान में दर्ज होते हैं। लगभग 35,000 से ज़्यादा महिलाओं के साथ दुष्कर्म की घटनाएं होती हैं। और यहीं से कुछ दूरी पे एक 15 साल की बेटी है, उसके साथ बलात्कार करके, टुकड़े करके जिस तरह से उसको मार दिया जाता है, और प्रदेश की सरकार सोई नहीं जागती है। कुछ दिन पहले एक और ऐसी घटना घटी जहां एक और महिला को उठाकर गैंग रेप किया गया और निर्वस्त्र करके सड़क पे पटक दिया गया। दुर्भाग्य ये है कि यहाँ की सरकार ने फिर उस पर पर्दा डालने का प्रयास किया कि कहीं प्रियंका गांधी जी की यात्रा पर कोई फर्क ना पड़े। झूठ भी बोल दिया, लेकिन शाम को वो सच फिर बाहर निकल कर आया। ऐसी हजारों बहन बेटियों और माताओं के साथ राजस्थान की इस पावन धरती पर दुष्कर्म हुए, उनकी हत्या और अपराध के मामले आए, लेकिन गहलोत जी की सरकार सोई रही और इनके कुछ मंत्री छाती चौड़ी कर करके कहते रहे कि मर्दों का प्रदेश है और मुख्यमंत्री हंसते रहे। आज देश हंस रहा है ऐसी सरकार के ऊपर जो कानून व्यवस्था जिनके समय चरमरा गई, आपराधिक घटनाएं बढ़ गई। दूसरा, लूट की खुली छूट, चाहे वो खनन माफिया हो, भू माफिया हो, पेपर लीकेज के मामले हो, भ्रष्टाचार हो, महिला अपराध हो, गैंग रेप हो या गैंग वॉर हो, एक के बाद दूसरा मैं गिनाऊं तो इन सब अपराधों में, भ्रष्टाचार में, लूट में राजस्थान नंबर 1 की दिशा में। और लूट की खुली छूट किसी और ने नहीं, गहलोत सरकार ने दे रखी है। लूट ही लूट। अब आज की जो यात्रा मैंने एक दिन की ही रही, लेकिन क्या लोगों में उत्साह, जोश है कि ऐसा लगता है कि आज चुनाव हो जाए तो आज कमल का बटन दबा के एक पूर्ण बहुमत की सरकार रिकॉर्ड मतों से बना दी। जनता के अंदर का गुस्सा साफ दिखता है कि कैसे एक भ्रष्ट सरकार से वो मुक्ति पाना चाहते हैं। और मैं कह सकता हूं बगैर किसी संकोच के, बगैर किसी शंका के, कि साफ लिखा है कि आने वाली सरकार कम से कम 2/3 बहुमत से भारतीय जनता पार्टी की बनने वाली है। और मैं बधाई देता हूं अपने जिलाध्यक्ष जी को, माननीय सांसद जी को और पार्टी के सभी वरिष्ठ नेताओं को जिन्होंने शानदार प्रयास किया और इतने कम समय में इतना शानदार यात्रा को यहाँ पे निकाला है। सभी कार्यकर्ताओं का आभार, अभिनंदन। आपके कुछ सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं। ठाकुर साहब, आज आपकी यात्रा में जो सबसे बड़ा रोड शो था वो शाहपुरा में था, जहाँ से अभी 2 दिन पहले कैलाश मेघवाल जो बीजेपी के बड़े कद्दावर नेता थे, पार्टी ने उनको निकाला और उन्होंने केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम जी मेघवाल को बड़ा हमला बोला है। ये उसका रिएक्शन था या कैलाश मेघवाल आते जाते रहेंगे? क्या इम्पैक्ट देखते हैं सर विधानसभा चुनाव? देखिए, आपका अच्छा सवाल है, लेकिन अगर आप देखेंगे भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं की पार्टी है, किसी एक परिवार के साथ बंधी हुई पार्टी नहीं। यहाँ कोई गांधी परिवार की तरह गुलाम नहीं किसी राजनीतिक दल में, या फिर वहीं पे
माथा नहीं टेकना पड़ता। ये कार्यकर्ताओं के समर्पण भाव के इस कारण आज यहाँ तक पहुंचे हैं कि एक गरीब माँ का बेटा भी देश का प्रधानमंत्री बन सकता है, भारतीय जनता पार्टी में संभव। और अनुशासन, ये हमारी प्रयास रहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा अनुशासन हो। अनुशासनहीनता हो तो वहाँ पे कार्रवाई भी की जाए। पूर्व के बहुत सारे उदाहरण हैं, बहुत बड़े बड़े नेताओं के खिलाफ भी अनुशासनहीनता के चलते कार्रवाई की गई। तो जब राजनीतिक दल इतना बड़ा हो कि दुनिया का सबसे बड़ा राजनीतिक दल हो, निर्णय समय समय पर पार्टी करती है, उनमें से एक निर्णय ये भी है। अनुराग जी, जिस तरह से उन्होंने आपके एक साथी केंद्रीय मंत्री पर आरोप लगाए हैं कि उन्होंने भ्रष्टाचार किया है, अर्जुन राम मेघवाल पे, इसको आप कैसे देखते हैं? और देखिए, मैं मेघवाल जी को बहुत वर्षों से जानता हूँ, मेरे साथ बहुत वर्षों से सांसद है, बहुत समर्पित कार्यकर्ता हैं और एक सामान्य परिवार से अधिकारी से होकर देश के केंद्रीय मंत्री इंडिपेंडेंट चार्ज तक पहुंचे हैं। बड़े नेता हैं और मुझे पूर्ण विश्वास है उनका एक राजस्थान है नहीं, पूरे देश भर में बहुत बड़ा योगदान भी है। सर, आने वाला चुनाव भारत वर्सेस इंडिया होगा या भाजपा वर्सेस अन्य? देखिए, कुछ लोगों को भारत नाम लेने पर भी शर्म महसूस होती है, कई उसका भी विरोध करते हैं। सनातन धर्म का विरोध भी करेंगे, भारत का विरोध भी करेंगे और उन बातों में समय लगाएंगे जहां पर बहुत स्पष्टता है। हमारा संविधान हर किसी को अनुमति देता है कि आप किसी भी धर्म, जो आपका फेथ है, आप उसको किसी भी तरह से उसको आगे बढ़ाएं, आप उसको पूजा पाठ करते हैं, उसमें कोई रोक नहीं। लेकिन कुछ लोग तो सनातन धर्म को जड़ से खत्म करने की सोच रखते हैं। ये सोच उन्हीं लोगों की हो सकती है जो किसी के दरवाजे पर माथा टेकने का हो, एक परिवार तक सीमित हो या अहंकार और घमंड से भरे हों। और एक घमंडिया गठबंधन जिसको इंडी अलायंस भी कहा है, उनके नेताओं ने एक नहीं कईयों ने बार बार कहा और उनकी सोची समझी रणनीति है। लेकिन शायद वो भूल गए, ना मुगल कर पाए ना अंग्रेज कर पाए। तो घिसी पिटी कुछ दल जो सोच को लेकर चले हैं, मैं इसलिए कहता हूं मानसिकता दिखाती है। बांटो और राज करो। अंग्रेज चले गए लेकिन अपनी सोच इनको देकर गए। देश को जवाब देना होगा कि आखिर ऐसी मानसिकता क्यों लेकर चले। अनुराग जी, जैसा पोटेंशियल आप राजस्थान में बता रहे हैं 2/3 या 3/4 मेजोरिटी का, वैसे ही बाकी जो 5 स्टेट में जो चुनाव होने हैं, मेघालय, राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, वहाँ भी बीजेपी का ऐसा ही देखते हैं? निश्चित तौर पर। मैं तो मध्य प्रदेश 2 दिन था और ऐसे इलाके में था जहां पर कांग्रेस ने अच्छा किया पिछली बार। बालाघाट जैसी जगह पे, सिवनी जैसी जगह पे मैं वहां पे जाके आया और आज के 1-1 बजे तक कार्यक्रम हुए थे। ये अपने आप में दिखाता है कि कितनी एक तरफा, क्योंकि मोदी जी के कारण जो एक बहुत बड़ा बल भारतीय जनता पार्टी को मिलता है, G20 की सफलता हो, दुनिया ने माना है भारत की ताकत को और भारत के नेतृत्व की ताकत को। चंद्रयान की सफलता, दुनिया ने माना है भारत के वैज्ञानिकों को और भारत के नेतृत्व को, उनको खुला समर्थन और आगे बढ़ाने के उस निर्णय को। ऐसे दुनिया ने माना है कोविड के समय भारत के कोविड के प्रबंधन को और भारत को एक बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में आगे लाने के लिए। सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था बनी और दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनी। तो कहीं ना कहीं हमारे लिए एक बहुत बड़ी ताकत बनकर उभरे हैं। सर, सनातन को लेकर स्टालिन के बयान के बाद में पूरी बीजेपी टेकिंग मोड में आ गई और सारे नेता टेकिंग मोड में। पर सर, सनातन को लेकर जिस तरह से फिल्में बनाई जा रही है और जिस तरह से फिल्मों में आस किया जा रहा है, उसको लेकर तो सरकार के पास कोई रणनीति सर इस पर रोक लगे? इसको लेकर किस पे रोक लगे? ऐसी फिल्में जो बन रही है जो सनातन को नुकसान पहुंचाने वाली है। कौन सी? जैसे कौन सी रावण की पिक्चर बनी थी, अभी नाम भूल रहा हूँ, आदिपुरुष। ऐसी जो पिक्चर है जिसके जो डायलॉग्स कुछ ऐसे हैं जो कहीं ना कहीं हमारे से आस्था पे चोट करने वाले हैं, उन पर रोक लगे, इसके लिए क्या कर सकते हैं? जरा कुछ है क्या कार्य योजना? देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये है कि कुछ राजनीतिक दल जिनकी सोच हिटलर जैसी है, अहंकार और घमंड से भरी हुई है और जो अपनी इस दमनकारी और नकारात्मक और तानाशाही सोच के चलते
सनातन धर्म को जड़ से खत्म करने की बात करते हैं। एक बार नहीं, बार बार करते हैं। ये उनकी मानसिकता को ही दिखाता है कि कैसे वो इस देश में, जहां पर संविधान हम सबको अपने अपने आर्टिकल ऑफ फेथ के अंतर्गत अपने अपने धर्म को विश्वास जहाँ पे हमारा है उसको आगे बढ़ाने का पूरा अधिकार देता है, तो उसका उल्लंघन वो स्पष्ट तौर पे कर रहे हैं वो राजनीतिक में। लेकिन शायद वो भूल के ना मुगल खत्म कर पाए ना अंग्रेज खत्म कर पाए। ये क्या है जी? सनातन था, सनातन है और सनातन रहेगा। अनंतनाग में जो घटना हुई है, मुठभेड़ हुई है आतंकवादियों से, शहीद भी हुए हैं जवान, उसको लेके फारूक अब्दुल्ला का बयान भी आया सामने कि जहाँ पे देश में पूरा रोष दिख रहा है, आक्रोश में है पूरा भारत। फारूक अब्दुल्ला कह रहे हैं आतंकवादियों से बात करनी चाहिए। कांग्रेस के नेता है सैफुद्दीन, वो तक उन्होंने तक कह दिया कि पाकिस्तान से बात करें, आतंकवादियों से बात करें, पर भारत में तो कहना कि इस घटना के बाद आक्रोश नजर आ रहा है। देखिए, कुछ लोगों की राजनीति जम्मू कश्मीर में इसी बात पे चलती रही और पंडित जवाहरलाल नेहरू की एक भूल के कारण देश को इतना बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ा कि 40,000 लोगों की जान जम्मू कश्मीर में गई। और उस भूल को सुधारने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया जब धारा 370-35 को जड़ से खत्म किया। अमन शांति लगातार बहाल की गई, लेकिन बीच बीच में ऐसी घटनाएं करने का प्रयास ये दिखाता है कि पाकिस्तान को छटपटाहट और घबराहट भारत के बढ़ते कदमों से कैसे होती है। इसका भी मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। बहुत दुखदायक घटना है, लेकिन पूरा जवाब भी मिलेगा जैसा पहले मिला। ठाकुर साहब, मध्य प्रदेश का तो कल जो सी वोटर का सर्वे आया उसमें तो पूरी तरह से 150-60 सीट कांग्रेस की थी। ये पहले भी कहा गया कि ऐसे कई सर्वे पहले आए जो औंधे मुंह गिरे, और ये भी उनमें से एक होगा। और किन लोगों ने कराया, कौन इसके पीछे, वो सबको पता। तो देश के जाने माने जो 14 पत्रकारों को बैन किया गया है, तो आपके पास जो मंत्रालय भी है, क्या कहना चाहेंगे? आप तो शायद आप में से बहुत कम लोग उस समय पत्रकार रहे होंगे।